हम सभी ने कभी ना कभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर तो काटे ही होंगे। फॉर्म भरो, लाइन में लगो और फिर बस हफ्तों और महीनों तक इंतजार करो। हाँ बिल्कुल, और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। एकदम सही। और जरा सोचिए, इतने इंतजार के बाद एक दिन आपके घर पर स्पीड पोस्ट से एक सरकारी लिफाफा आता है। आप बहुत ही उम्मीद के साथ उसे खोलते हैं और अंदर लिफाफा बिल्कुल खाली निकलता है, उसमें कोई जानकारी नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो ऐसा है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आप परेशान होकर ऑनलाइन सिस्टम पर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां बड़ी शान से लिखा होता है, नागरिक को 5 पन्नों का जवाब भेज दिया गया है, केस क्लोज्ड। अब कोई भी आम इंसान अपना सिर ही पकड़ लेगा कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये तो ऐसा लगता जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था किसी के साथ कोई बहुत ही क्रूर मजाक कर रही हो। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज है। 22 मई 2026 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ के सामने दायर की गई एक द्वितीय अपील। सेकंड अपील। हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह का है। अगर मैं इस पूरे दस्तावेज को एक लीगल थ्रिलर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। एकदम, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब एक आम नागरिक व्यवस्था से एकदम सीधे और स्पष्ट सवाल पूछता है तो ये सिस्टम जानकारी देने के बजाय कैसे मलिशियस कंप्लायंस यानी दुर्भावनापूर्ण अनुपालन का सहारा लेता है। मतलब नियमों का पालन करने का नाटक तो करना है, लेकिन असल में सामने वाले को सिर्फ थकाना है। मिलिशियस कंप्लायंस, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, यह दस्तावेज सिर्फ कुछ पन्नों की शिकायत भर नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये एक आम नागरिक और एक विशाल अपारदर्शी प्रशासनिक मशीनरी के बीच जो शतरंज की बिसात बिछी है ना, उसका सीधा प्रमाण है। आज हम देखेंगे कि नौकरशाही कैसे उन्हीं कानूनों को अपनी ढाल बना लेती है जो दरअसल उसे जवाबदेह बनाने के लिए बनाए गए थे। तो चलिए इसी शतरंज के खेल की शुरुआत से बात करते हैं। तो आरटीआई आवेदन दायर किया गया 27 फरवरी 2026 को। अब कायदे से तो 30 दिन के भीतर जवाब आ जाना चाहिए था, है ना? जी बिल्कुल, कानून तो यही कहता है। लेकिन सिस्टम 60 दिनों तक गहरी नींद में रहता है और फिर 27 अप्रैल 2026 को अचानक से एक आधी अधूरी सूचना दी जाती है। पर यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है ना, वो ये है कि पीआईओ यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उन्होंने उस आधिकारिक पत्राचार में अपना नाम ही नहीं लिखा। सिर्फ पदनाम छोड़ दिया। हाँ, केवल पदनाम लिखा और नाम की जगह खाली छोड़ दी। अब क्या ये सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक या लिपिकीय भूल नहीं हो सकती? मतलब अक्सर सरकारी बाबू जल्दबाजी में होते हैं, हम सीधे कैसे मान ले कि ये कोई सोची समझी साजिश है? देखिए, अगर ये किसी आम चिट्ठी में होता ना, तो शायद हम इसे एक बार के लिए मानवीय भूल मान भी लेते। लेकिन हम बात कर रहे हैं आरटीआई के तहत दिए गए एक आधिकारिक जवाब की। अच्छा, ये कोई भूल नहीं है। ये एनोनिमिटी यानी गुमनामी के पीछे छुपने की उनकी एक बहुत पुरानी और सोची समझी रणनीति है। गुमनामी मतलब कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, आप खुद सोचिए, आरटीआई कानून का मूल उद्देश्य क्या है? जवाबदेही तय करना, ये जानना कि किस अधिकारी ने क्या फैसला लिया। अब जब कोई अधिकारी दस्तावेज से अपना नाम ही गायब कर देता है तो वो असल में अपने लिए एक एग्जिट रूट तैयार कर रहा है, बचने का रास्ता। हाँ, कल को जब जांच होगी और ये साबित होगा कि दी गई सूचना गलत या भ्रामक थी, तो सवाल उठेगा कि भाई कार्रवाई किस पर की जाए। अरे हाँ, जब नाम ही नहीं है तो सजा किसको देंगे? एकदम सही पकड़ा आपने। अगर नाम ही नहीं है तो किसी विशिष्ट अधिकारी को निलंबित करना या उस पर जुर्माना लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ये आरटीआई के पूरे ढांचे को अंदर से खोखला करने का एक बहुत ही विधिक और चालाक तरीका है। ये तो बहुत ही शातिर कदम है। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वहां मेरा नाम ही कहाँ है। बिल्कुल। चलिए अब इस अपील के उस हिस्से पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में उस खाली लिफाफे वाले उदाहरण से किया था। अपीलार्थी ने इसे एक बहुत ही मजेदार नाम दिया है, खाली जूते का डिब्बा। हाँ, ये एनालॉजी सच में बहुत कमाल की है ना? दस्तावेज के मुताबिक डाक से जो पत्र उन्हें मिला वो सिर्फ 3 पन्नों का था और उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं था। लेकिन उसी दिन उसी जवाब को जब उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर देखा तो वहां 5 पन्ने अपलोड किए गए थे। जी।
तो अपीलार्थी ने लिखा है कि ये तो ऐसा ही है जैसे आपने ऑनलाइन जूते खरीदे हों, डिलीवरी वाले ने आपको पार्सल दिया और जब डिब्बा खोला तो वो खाली निकला। और फिर कस्टमर केयर क्या कहता है? कस्टमर केयर बड़ी शांति से कहता है, अरे सर, हमने ईमेल पर जूतों की फोटो भेज तो दिए हैं, अब आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? मजाकिया लग सकता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे की जो नीयत है ना, वो बहुत ही गहरी और खतरनाक है। वो कैसे? देखिए, डाक से जो भेजा गया और पोर्टल पे जो अपलोड हुआ, उसके बीच का ये जो विरोधाभास है, ये हमें बताता है कि सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ थकाना चाहता है। अच्छा, ताकि इंसान परेशान होके छोड़ दे? बिल्कुल। वे अच्छे से जानते हैं कि अगर आधी अधूरी जानकारी दी जाएगी तो नागरिक फिर से अपील करेगा, फिर से महीनों इंतजार करेगा और आखिर में हताश हो जाएगा। जी, अंततः हताश होकर वो सवाल पूछना ही छोड़ देगा। इसे अंग्रेजी में वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं। सामने वाले को इतना थका दो कि वो खुद ही हार मान ले। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। और इसी थकाने वाली प्रक्रिया में एक और किरदार की एंट्री होती है, एसडीएम के रीडर अरुण कुमार सिंह। हाँ, अपीलार्थी ने 2 बहुत ही विशिष्ट मुकदमों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं, लेकिन रीडर महोदय ने यह कहकर प्रतियां देने से साफ मना कर दिया कि इसके लिए अलग से आवेदन करें। अब देखिए, मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। हर सरकारी विभाग का अपना एक प्रोटोकॉल तो होता ही है ना जी। उनकी एक व्यवस्था होती है। तो क्या प्रमाणित प्रति के लिए उसी विभाग का कोई फॉर्म भरने के लिए कहना वास्तव में कोई साजिश है? मतलब क्या हम एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया को बेवजह एक बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं बना रहे? देखने में तो ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया ही लगती है, और सच कहूं तो इसी मासूमियत का फायदा उठाकर अधिकारी नागरिकों को गुमराह करते हैं। लेकिन यहीं पर हमें आरटीआई अधिनियम के उस प्रावधान को समझना होगा जिसने इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाया था। कौन सा प्रावधान? हम बात कर रहे हैं आरटीआई अधिनियम की धारा 22 की। इसे कानूनी भाषा में ओवरराइडिंग इफेक्ट या अध्यारोही प्रभाव कहा जाता है। अध्यारोही प्रभाव मतलब ये कानून बाकी सभी कानूनों पर हावी है, सबसे ऊपर है। एकदम सही। जब 2005 में आरटीआई कानून ड्राफ्ट किया जा रहा था ना, तो कानून बनाने वालों को ये बात अच्छे से पता थी कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभागों के अपने अपने नियम हैं, जैसे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह। हाँ बिल्कुल, और विभागीय नियमावलियां भी, जिनका मकसद ही यही था कि सूचनाओं को बस तिजोरी में बंद रखा जाए। इसीलिए उन्होंने इस धारा 22 को जोड़ा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आरटीआई कानून और किसी भी अन्य विभागीय नियम के बीच कोई भी टकराव होता है ना, तो आरटीआई कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। अच्छा, वो हर नियम का बॉस होगा। मतलब अगर मैंने आरटीआई के तहत जानकारी मांग ली, हाँ, तो आप मुझे अपने विभाग के किसी पुराने नियम का हवाला देकर खाली हाथ वापस नहीं लौटा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं लौटा सकते। आरटीआई के तहत प्रमाणित प्रतियां मांगना किसी भी नागरिक का वैधानिक अधिकार है। ये कहना कि हमारे विभाग के पुराने नियम के तहत अलग से फॉर्म भरो, ये सीधे तौर पर धारा 22 का खुला उल्लंघन है। तो उन्हें कारण बताना चाहिए था। बिल्कुल। अगर आप आरटीआई के तहत सूचना देने से मना कर रहे हैं, तो धारा 6 और 7-8 के तहत आपको उसका एक ठोस कानूनी कारण लिखित में देना होता है। अलग से फॉर्म भरो, ये कोई कानूनी कारण थोड़ी है। ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि जो मुख्य पीआईओ है, वो तो आसानी से कह सकता है कि भाई मैंने तो रीडर से जानकारी मांगी थी, अब उसने नहीं दी तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, ये अक्सर होता है, और यही वो जगह है जहां कानून एक और बहुत ही शानदार व्यवस्था करता है, जिसे डीम्ड पीआईओ या मानित जन सूचना अधिकारी की व्यवस्था कहते हैं। ये धारा 5(5) में दी गई है। डीम्ड पीआईओ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, ये कैसे काम करता है? देखिए, जो मुख्य पीआईओ होता है वो अक्सर एक समन्वय अधिकारी या कोऑर्डिनेटर होता है। हाँ। जब उसके पास कोई आरटीआई आती है तो वो उस विभाग के संबंधित अधिकारी को, जैसे इस केस में एसडीएम के रीडर को, एक पत्र लिखता है कि मुझे ये जानकारी दो ताकि मैं इस नागरिक को दे सकूं। जी। अब अगर वो संबंधित अधिकारी जानकारी नहीं देता या गलत जानकारी देकर गुमराह करता है, तो धारा 5(5) के तहत वो अधिकारी भी डीम्ड पीआईओ मान लिया जाता है। अरे वाह, मतलब कानून की नजर में अब वो अधिकारी भी मुख्य पीआईओ के बराबर ही जिम्मेदार है। क्या बात है। मतलब आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो एक छोटा कर्मचारी हूँ, मेरा क्या रोल है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने फाइल रोकी है तो सजा भी आपको ही मिलेगी। एकदम। ये प्रावधान यही सुनिश्चित करता है कि पूरी चेन में कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के सिर पर ना डाल सके। चलिए, ये नाम छुपाने और खाली डिब्बे भेजने की चालाकियों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर छुपना और भागना काम नहीं आता ना, तो ये सिस्टम एक दूसरी रणनीति अपनाता है। वो क्या? जिससे मैं वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन,
या जानकारी कोई हथियार बना लेना कहूंगी। ये जो नियम पुस्तिका वाला मामला है ना, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो धारा 34 वाला मामला। बिल्कुल। अपीलार्थी ने धारा 34 के तहत दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया के बारे में कुछ बहुत ही सीधे और व्यावहारिक सवाल पूछे थे। जी, उन्होंने पूछा था कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट या सेल डीड देखे जाते हैं। कोई अधिकारी किसी फाइल को कितने दिन तक अपनी टेबल पर रोक कर रख सकता है? आदेश को कंप्यूटर पर चढ़ाने की समय सीमा क्या है और उसका क्रॉस चेक कैसे होता है? अब देखिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जिसने कभी कोई जमीन खरीदी या बेची हो। बिल्कुल। और इसके जवाब में डीम्ड पीआईओ श्री विजेंद्र यादव क्या करते हैं? वे प्रक्रिया समझाने के बजाय बस एक लाइन चिपका देते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बस इतना ही? हाँ, मतलब ये तो वैसी ही बात हो गई कि मैं किसी मशहूर शेफ के पास जाऊं, उससे उसकी किसी खास डिश की रेसिपी पूछूं और वो मुझे 200 पन्नों की कुलिनरी स्कूल की एक भारी भरकम किताब थमा दे और कहे कि इसमें सब लिखा है, खुद ही पढ़कर बना लो। बिल्कुल, खुद पढ़ लो। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। इसे ही हम मलेशियस कंप्लायंस का दूसरा रूप कहते हैं। जवाब देने का नाटक तो करना, लेकिन असल में कुछ भी न बताना। तकनीकी रूप से देखें तो अधिकारी गलत नहीं है। उसने कानून की किताब का नाम तो बता ही दिया, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसने एक आम नागरिक को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। तो क्या आरटीआई कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो ये कहता हो कि आपको सीधे और सरल शब्दों में जवाब देना ही होगा? बिल्कुल है। हमें आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) को देखना होगा। अच्छा। ये धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि नागरिक जिस प्रारूप या फॉर्मेट में सूचना मांगता है, सामान्यतः उसे उसी रूप में सूचना दी जानी चाहिए। ओके। ऐसा केवल तभी नहीं किया जा सकता जब इससे सरकारी संसाधनों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा हो या किसी दस्तावेज के नष्ट होने का खतरा हो। लेकिन यहाँ तो 1 या 2 पन्नों में बुलेट पॉइंट्स में पूरी प्रक्रिया आराम से समझाई जा सकती थी। इसमें उनके कौन से सरकारी संसाधन खर्च हो जाते? वही तो बात है ना, संसाधन खर्च नहीं होते, लेकिन उनकी पोल जरूर खुल जाती। अच्छा। एक पूरी की पूरी संहिता का हवाला दे देना असल में इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं के बोझ के जरिए नागरिक को डराने का एक तरीका है। अधिकारी अच्छे से जानता है कि एक आम आदमी के पास इतना समय और इतनी कानूनी समझ नहीं है कि वो 200 पन्नों की जटिल कानूनी भाषा को बैठकर डिकोड करे। ये सच में एक आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी हताशा का कारण बनता होगा। अब हम इस पूरे मामले को एक व्यक्ति की परेशानी से थोड़ा ऊपर उठाकर देखते हैं। जी। अपीलार्थी ने यहाँ एक बहुत ही बड़ा सिस्टेमिक या व्यवस्थागत मुद्दा उठाया है जो हम सबके लिए प्रासंगिक है। फाइलों का नंबर मैनेजमेंट और उन्हें अटकाने का खेल। हाँ, ये इस अपील का वो हिस्सा है जहां पानी सच में सिर के ऊपर से बहता हुआ दिखाई देता है। ये सीधा सीधा प्रशासनिक मनमानी का मामला है। दस्तावेज में ये बताया गया है कि अपीलार्थी की फाइल पिछले 8 महीने से 40 से 55 नंबर के बीच ही अटकी हुई थी। बाप रे, 8 महीने? हाँ, वो 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नागरिक परेशान होकर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है। फिर क्या हुआ? और चमत्कार देखिए, शिकायत होते ही फाइल को तुरंत नंबर मिल जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। क्या बात है। अब यहाँ दस्तावेज में एक बेहद चुभने वाला सवाल पूछा गया है। क्या एसडीएम जो नरेंद्र कुमार गंगवार हैं और उनके रीडर, क्या ये फाइलों का नंबर अपनी स्वविवेकी शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स का इस्तेमाल करके लगाते हैं? या इसके पीछे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उसका काम पहले, ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था है भी या नहीं? और ये जो सवाल है ना, ये प्रशासन की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। वो कैसे? क्योंकि सरकारी दफ्तरों में फाइलों की जो गति होती है वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जननी है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, मान लीजिए एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, वहां बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है, हर किसी को एक टोकन मिला हुआ है। लेकिन अंदर जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो बाहर वाले टोकन नंबर नहीं देख रहा। जो इंसान उसे चुपचाप 500 रुपए थमा देता है वो उसे पीछे के दरवाजे से सीधा टेबल पे ले जाकर बैठा देता है। बिल्कुल। और जो बाहर लाइन में खड़ा है उसे तो पता ही नहीं कि अंदर आखिर क्या खेल चल रहा है। क्या फाइलों का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है? आपका ये उदाहरण भारत की लाल फीताशाही की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करता है। देखिए, जब फाइलों के निस्तारण या नंबर लगाने की कोई पारदर्शी ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया नहीं होती ना, तो वहां स्वविवेकीय शक्तियों का जन्म होता है। और जहां असीमित स्वविवेक है वहां भ्रष्टाचार होना तय है।
एकदम सही। अगर कोई क्लर्क या रीडर खुद ये तय करने लगे कि कौन सी फाइल आज सुनी जाएगी और कौन सी 8 महीने बाद, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक खामी नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। बिल्कुल, विधि के समक्ष समानता। अगर एक नागरिक की फाइल 8 महीने तक सिर्फ इसलिए धूल फांकती रहती है क्योंकि उसने किसी को खुश नहीं किया या उसकी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, जी, और वहीं किसी दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति की फाइल एक ही दिन में रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाती है, तो यहां समानता कहां बची? और शायद यही कारण है कि पुराने मुकदमों में जांच अधिकारियों के नाम भी छुपाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में जिक्र है कि कुछ पुराने मुकदमों में फोर्जरी या धोखाधड़ी की जांच चल रही थी, लेकिन उन जांच से जुड़े अधिकारियों का नाम और पद भी जानबूझकर छुपाए गए हैं। हाँ, ये उसी चेहरा विहीन होने की रणनीति का ही विस्तार है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जब आप अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ या धोखाधड़ी के मामलों में भी जांच अधिकारियों के नाम छुपाते हैं, तो इसका केवल एक ही मकसद होता है, अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के एक पूरे नेक्सस यानी गठजोड़ को बचाना। अच्छा। अगर कल को ये पता चले कि जांच में ही लीपापूती की गई थी, तो आप कार्रवाई किस पर करेंगे जब फाइल पर किसी का नाम ही दर्ज नहीं है? सही बात है। ये सिस्टम का अपने ही लोगों को बचाने के लिए बनाया गया एक सुरक्षित किला है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के लिए इस चक्रव्यूह को भेदना लगभग नामुमकिन है। मुश्किल तो है, लेकिन हमें इस अपीलार्थी शैलेंद्र कुमार सिंह की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ अपनी व्यथा सुनाकर हार नहीं मानी है। बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने जो रिलीफ सॉट यानी मांगे रखी है ना, वे इस दस्तावेज का सबसे कड़ा और मारक हिस्सा है। उन्होंने सिस्टम पर बहुत ही सीधा और जोरदार पलटवार किया है। मैं तो कहूंगा कि हर उस व्यक्ति को जो आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहता है, इस दस्तावेज के अंतिम हिस्से को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना चाहिए। एकदम। इसमें साफ बताया गया है कि कानून का असली और प्रभावी इस्तेमाल कैसे होता है। अपीलार्थी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे मेरी मुफ्त प्रमाणित प्रतियां दे दो। उन्होंने सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। जी। उन्होंने धारा 20(1) के तहत आर्थिक दंड यानी जुर्माने की मांग की है और धारा 20(2) के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी ये मांग कि इन दोषी लोक सेवकों की, चाहे वो पीआईओ हो या डीम्ड पीआईओ, उनकी एसीआर में इस कदाचार को दर्ज किया जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। तो जरा मुझे ये समझाइए, ये एसीआर आखिर अधिकारियों के लिए इतनी खौफनाक चीज क्यों होती है? देखिए, एसीआर का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। हाँ, एक सरकारी अधिकारी के पूरे करियर का जीवन मरण इसी एक दस्तावेज पर निर्भर करता है। ये उनका अल्टीमेट स्कोर कार्ड है। अच्छा। हर साल अधिकारी का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो इस रिपोर्ट में लिखता है कि साल भर इसका काम कैसा रहा। अब अगर किसी अधिकारी की एसीआर में ये दर्ज हो जाए कि उसने आरटीआई के तहत जानकारी छुपाई, मिलिशियस कंप्लायंस किया और उस पर जुर्माना भी लगा है, तो क्या होगा? तो वो एक ऐसा स्थायी काला धब्बा बन जाता है जो आसानी से नहीं मिटता। मतलब इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ेगा, उनकी तरक्की रुक जाएगी। बिल्कुल। एसीआर में एक भी नकारात्मक टिप्पणी का मतलब है कि आने वाले कई सालों तक उस अधिकारी का प्रमोशन रुक सकता है। उसे कोई महत्वपूर्ण या जिसे हम कहते हैं ना मलाईदार पोस्टिंग, वो नहीं मिलेगी। बाप रे। और उसका पूरा का पूरा करियर ग्राफ नीचे गिर सकता है। नौकरशाही के भीतर एक अलिखित नियम होता है कि सब एक दूसरे की एसीआर को बचाते हैं। कोई किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। सही कहा। और अपीलार्थी ने सीधे उस पवित्र दस्तावेज पर ही चोट की है। इसके अलावा उन्होंने 60 दिनों से अधिक की देरी और उससे हुए मानसिक कष्ट के लिए धारा 19(8)B के तहत उचित मुआवजे की भी मांग की है। वाह। यह सिस्टम को यह बताने के लिए काफी है कि अब जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। इसकी कीमत करियर और जेब दोनों से चुकानी पड़ेगी। मतलब आपने नागरिक को खाली डिब्बा भेजा था, अब नागरिक ने आपके करियर के डिब्बे को ही खाली करने की चुनौती दे दी है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली पलटवार है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे आरटीआई अधिनियम, जिसे पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार माना गया था, उसका सामना जब एक गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही से होता है तो असल में क्या होता है। नामों को गायब कर देना, खाली लिफाफे भेजना, सीधे सवाल के जवाब में पूरी की पूरी नियम पुस्तिका थमा देना और बिना किसी पारदर्शी सिस्टम के फाइलों को अपनी मर्जी से महीनों तक अटकाए रखना। ये सिर्फ कोई साधारण लापरवाही नहीं है, ये एक सिस्टम द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ चलाया जा रहा एक धीमा और थका देने वाला युद्ध है। लेकिन साथ ही शैलेंद्र कुमार सिंह जैसी अपीलें
हमें ये भी दिखाते हैं कि अगर नागरिक जागरूक हो, हाँ, अगर वो कानून की परतों और उसकी धाराओं जैसे कि धारा 22, धारा 5(5) और धारा 20 इन सबको बारीकी से समझ ले, तो वो इसी व्यवस्था को उसी के खेल में मात भी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरे दस्तावेज और आज की इस चर्चा ने ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा कर दिया है। अच्छा। एक ऐसा सवाल जिसके साथ मैं आज हमारे श्रोताओं को भी छोड़ना चाहूंगी। हम सब मानते हैं कि आरटीआई एक बेहतरीन कानून है जिसने आम आदमी के हाथों में बहुत बड़ी ताकत दी है। जी बिल्कुल दी है। लेकिन जब वो तंत्र जिसकी जिम्मेदारी इस कानून को लागू करने और हमें सूचना देने की है, वही तंत्र उस कानून की व्याख्या केवल और केवल अपने बचाव के लिए करने लगे, जब सिस्टम ये सीख जाए कि कानून का पालन करने का नाटक करते हुए असल में उसे हराना कैसे है, तो क्या केवल एक कड़ा कानून बना देना ही काफी है? सोचने वाली बात है। या फिर हमें इस पूरी नौकरशाही के माइंडसेट, उनकी सोच और सत्ता के प्रति उनके उस नजरिए में एक बहुत ही गहरा और बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है, जहां वो खुद को जनता का मालिक नहीं बल्कि सेवक समझें? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। आखिर सिस्टम को बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की तह तक जाने के लिए। जी, तब तक सवाल पूछते रहिए।